हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस सेल सिग्नलिंग का पार्ट 12। इससे पहले मैं सेल सिग्नलिंग के 11 पार्ट्स कवर कर चुका हूं, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक 11 पार्ट्स को कवर नहीं किया है वो लोग चैनल के अंदर जाएंगे, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे आप लोग सीक्वेंस वाइज उन सभी वीडियोज़ को कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने जाना कि कैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन कराता है, यानी कि हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व इन वेजोडाइलेशन। इस वीडियो के अंदर हम लोग डायरेक्ट मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिक पार्ट अगर आपने कवर किया है तो ये मैकेनिज्म आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड का मेन फंक्शन क्या है। ये हमारी ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन कराता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी ब्लड वेसल्स का एक बेसिक नेचर क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, यानी कि सिकुड़ती भी है और फैलती भी है, राइट। रिलैक्स भी करती है, कॉन्ट्रैक्ट भी करती है। ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है उसका साइज इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है। और ब्लड वेसल्स का ये जो नेचर होता है ये हमारी ब्लड को मॉनिटर करने में हेल्प करता है, यानी कि जब हमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तब हमारी ब्लड वेसल्स में वेजोडाइलेशन होता है, यानी कि उसका डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। और जहाँ पर कम ब्लड की आवश्यकता होती है वहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसे कहा जाता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये बात मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। यदि आप लोग ब्लड वेसल्स के ट्रांसफर सेक्शन को ध्यान से देखेंगे, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, देखिए सेंटर में होता है ल्यूमन, ठीक है। अगर आप लोग ब्लड वेसल्स को काट के देखेंगे तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना। ये जो है ल्यूमन के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। ल्यूमन क्या होता है, जो खाली स्पेस है ब्लड वेसल्स के अंदर जिसमें ब्लड फ्लो करता है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। तो ल्यूमन की सबसे क्लोज में जो लेयर होती है वो है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना जो होती है वो एंडोथीलियल सेल्स की बनी होती है, राइट। उसके बाद जो बीच में जो मिडल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो स्मूथ मसल सेल्स की बनी होती है। इसके बाद ब्लड वेसल्स की जो आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहरी लेयर है, वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, राइट। तो हमें इन 2 लेयर से मतलब है क्योंकि इस पाथवे के अंदर ये दोनों के दोनों लेयर्स इंक्लूड होती हैं। अगर आप लोग इन दोनों सेल्स को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपके सामने निकल कर आएगी। एंडोथीलियल सेल के अंदर स्टूडेंट प्रेजेंट होता है GPCR सिस्टम। जो हमारा कंप्लीट G प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो हमारी एंडोथीलियल सेल के अंदर मौजूद होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आइए समझते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड GPCR सिग्नलिंग पाथवे के मैकेनिज्म के बारे में। स्टूडेंट, जिस समय भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, यानी कि एक हाइपर टेंशन की कंडीशन होती है, तो उस समय हमारी बॉडी किस प्रकार के सिम्टम्स दर्शाती है। जैसे कि आपको हेडेक होगा, सर में दर्द हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा चिंता या एंजाइटी होगी, चेस्ट पेन होने लगेगा यानी आपकी छाती में दर्द होने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि आपको सांस लेने में कठिनाई होगी। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या करती है, उस समय उसे जरूरत होती है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर जो हाई है वो लो हो जाए। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स का वेजोडाइलेशन कराती है, और वेजोडाइलेशन में हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसके ल्यूमन की सबसे क्लोज में जो लेयर होती है वो है एंडोथीलियल सेल्स की लेयर होती है, ठीक है, ट्यूनिका इंटरना। एंडोथीलियल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें GPCR G प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके बारे में ऑलरेडी मैं कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि GPCR जो होता है वो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस करता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 7 टाइम क्रॉस किए हुए हैं। उसके बाद हम इसको हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर भी बोलते हैं, सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, और ये कपल रहता है, अटैच रहता है G प्रोटीन के साथ। और G प्रोटीन कैसा है, ये हेट्रोट्राइमेरिक होता है, यानी कि 3 डिफरेंट सब यूनिट्स का मिलकर बना होता है, अल्फा बीटा गामा। G प्रोटीन की जो अल्फा सब यूनिट होता है उस पर GDP अटैच रहता है जब ये इनएक्टिव स्टेज में होता है। यानी कि अगर हमें G प्रोटीन को एक्टिवेट करना है तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा, इस GDP को GTP में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हम सिंपली कहें GDP की जगह अगर GTP अटैच होगा तो ये G प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा। जिस समय हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है या हाइपर टेंशन की कंडीशन हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होने के बाद स्टूडेंट वो जो है सिक्रीट करती है न्यूरोट्रांसमीटर,
उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। अब ध्यान रखना, इस पाथवे के अंदर जो लिगेंड का काम करता है, जिसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी मैसेंजर, वो है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन जो होता है ये जीपीसीआर की इस बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड करता है। जैसे ही एसिटाइल कोलिन लिगेंड जो होता है वो इस जीपीसीआर की बाइंडिंग साइट पर आकर बाइंड करेगा, इसका जो एंड टर्मिनल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर जो है स्टूडेंट कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। इस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिससे कि ये जो है गैफ की तरह एक्टिविटी करता है, यानी कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है। और ऐसा करने पर ये जो जीडीपी होता है ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। गैफ एक्टिविटी में बेसिकली क्या होता है, ये जो जीटीपी अटैच है ये कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा सबयूनिट पर अब जीटीपी की जगह जीटीपी को अटैच कर दिया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये जो जी प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद जी प्रोटीन जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो अल्फा सब यूनिट होती है ये इसकी बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे बढ़ करके पीएलसी फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है। एंडोथीलियल की इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होता है फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम। ये जो जी प्रोटीन की अल्फा सब यूनिट होती है जिससे जीटीपी अटैच है, ये जाकर के इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम एक्टिवेट होने के बाद इसी एंडोथीलियल सेल के मेम्ब्रेन में एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है PIP2, फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। ये जो मॉलिक्यूल है इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। फोस्फोलाइपेज सी जो होता है ये PIP2 को ब्रेक डाउन कर देता है। जैसे ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये दो मॉलिक्यूल में टूट जाता है, एक तो है डाई असाइल ग्लिसरॉल डैग में और दूसरा है IP3 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ये जो डैग मॉलिक्यूल होता है ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये जो IP3 मॉलिक्यूल होता है ये डैग मॉलिक्यूल से अलग होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि एंडोथीलियल सेल की साइटोप्लाज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है जिसके अंदर कैल्शियम काफी मात्रा में स्टोर रहता है, राइट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम आयंस की काफी सारी मात्रा संचित या स्टोर रहती है और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है या एक चैनल प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है IP3 गेटेड आयन कैल्शियम चैनल। ये चैनल कब ओपन होगा, जब IP3 आकर के इस चैनल से बाइंड करेगा, इसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये चैनल ओपन हो जाएगा। इस चैनल के ओपन होने से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मौजूद कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। एंडोथीलियल सेल के साइटोप्लाज्म में जब कैल्शियम आयंस की जो मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है तो ये कैल्शियम आयन जाकर के एक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम है कॉलमोड्यूलिन। कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 4 बाइंडिंग साइट्स आपको दिखाई दे रही होगी। इन 4 कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स पर आकर कैल्शियम बाइंड कर जाते हैं, जैसा कि आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन के चारों बाइंडिंग साइट्स पर कैल्शियम जो है वो बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद ये इस कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, राइट। और ये किस प्रकार से बाइंडिंग होते हैं, इसका मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग मेथड के द्वारा ये जो है बाइंड कर जाते हैं। कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट होता है तो ये एंडोथीलियल सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैम्प काइनेज। काइनेज है, इसका मतलब ये जो है फॉस्फोराइलेशन करेगा। ये जो कैम्प काइनेज होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये एक और एंजाइम जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जो कि हमारी एंडोथीलियल सेल के अंदर ही मौजूद होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज का जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद एंडोथीलियल सेल के अंदर मौजूद आर्जिनिन अमाइनो एसिड को ये सिट्रुलिन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि ये बनाता है सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो फाइनली स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या देखा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होकर, थोड़ा जागरूक होकर के इस चीज को समझना होगा। एसिटाइल कोलिन जो कि प्राइमरी मैसेंजर था, यानी कि ये हमारा लिगेंड जो था ये प्राइमरी मैसेंजर था। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है IP3, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या देखा कि एंडोथीलियल सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। इस पूरे सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के अकॉर्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, एंडोथीलियल सेल के अंदर जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है तो ये सिंपली डिफ्यूज रहता है अपनी नेबरिंग सेल्स के अंदर, जो कि है स्मूथ मसल सेल्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, एंडोथीलियल सेल की जो नेबरिंग सेल है वो है स्मूथ मसल सेल्स। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये स्मूथ मसल सेल के अंदर इजीली डिफ्यूज हो जाता है।
नाइट्रिक ऑक्साइड के डिफ्यूज होने का कारण यह है स्टूडेंट, ये जो है लिपोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, राइट, और पहुंच जाता है स्मूथ मसल सेल के अंदर। स्मूथ मसल सेल के अंदर पहुंचने के बाद स्टूडेंट नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है ग्वानाइलिल साइक्लेज। ये जो ग्वानाइलिल साइक्लेज होता है इस पर नाइट्रिक ऑक्साइड के रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर पर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड करता है जिसकी वजह से ग्वानाइलिल साइक्लेज जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ग्वानाइलिल साइक्लेज जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये स्मूथ मसल सेल्स के अंदर मौजूद जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे जैसे ग्वानाइलिल साइक्लेज जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता रहता है तो ये जो है प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होने के बाद प्रोटीन काइनेज जी जो होता है ये वेजोडाइलेशन कराता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसका वेजोडाइलेशन कराता है, यानी कि उसके डायमीटर को इंक्रीज करता है, उसे फैलने देता है या फिर आप कह सकते हैं उसको रिलैक्स करता है। बेसिकली प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है, ये हमारी मसल्स के अंदर मौजूद जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं जैसे कि एक्टिन, मायोसिन, इनके बीच के इंटरेक्शन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं या वेजोडाइलेशन कराती हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट हमने देखा नाइट्रिक ऑक्साइड, जीपीसीआर और सिग्नलिंग पाथवे। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपका छोटा सा भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।